Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारा पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, और जो हमने चैप्टर रीड किया उसके अंदर हमने जाना कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर दोनों ही तरफ से अंतर्जनित बल भी लगते हैं और बहिर्जनित बल भी लगते हैं। ठीक है, भूकंप किसे कहते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, इन सब के बारे में हमने कल बात की थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। देखिए, भूकंप के बारे में हम बात कर रहे थे कि भूकंप क्या है। जब स्थलमंडलीय प्लेटों में कंपन होना शुरू होता है, जब स्थलमंडलीय जो प्लेटें हैं जब वो गति करने लगती हैं तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर भूकंप आते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भूकंप कब आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हो जाएं तो हम इसके प्रभाव को कुछ कम जरूर कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन, कि जानवर के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया, तालाब में मछलियों में उत्तेजना होनी शुरू हो गई, सांप जो है अपने बिलों से निकलकर धरातल पर आ गए। जब इस प्रकार के जानवरों के व्यवहार में प्राचीन काल के लोग बदलाव देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है या फिर भूकंप आने के ये सब लक्षण हैं। और हमने ये भी कल जाना था कि भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज में 6.9 रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप आया। ये हमारे गणतंत्र दिवस का दिन था और इस दिन स्कूल में कई बच्चे गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम कर रहे थे, और जब स्कूल की इमारत गिरी तो उसके अंदर 971 बच्चों की जान गई और उसके साथ साथ 31 शिक्षक भी मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, और सारी की सारी टेलीफोन लाइनें, जल पाइप लाइनें और विद्युत स्टेशन, लाइटें, सब कुछ अवरोधित हो गया। मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से अपील की कि वो यहाँ के लोगों के लिए राहत प्रदान करे। ठीक है, अब आप देखें, क्या आप जानते हैं कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, उसे हम कहते हैं भूकंप लेखी। क्या कहते हैं बेटे? भूकंप लेखी। क्या होता है भूकंप? भूकंप लेखी क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जिससे कि हम भूकंप का मापन करते हैं, उसे मापते हैं, उसे भूकंप लेखी कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता की वो कितने तेज गति से आया वो रिक्टर स्केल पे नापी जाती है। किस पर मापी जाती है? वो रिक्टर स्केल पर। जैसे अभी हमने बात की कि जो भुज में जो भूकंप आया था वो 6.9 रिक्टर स्केल पर आया था। आगे देखिए, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 से कम होती है या 2.0 तक होती है उसका प्रभाव ना के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह पर हल्का सा झटका आता है और जिसके कारण कोई भी प्रभाव नहीं होता। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, 5.0 तो वह वस्तुओं की गिरने की क्षति तक पहुंचा सकता है कि धरातल पर चीजें गिर सकती हैं। लेकिन यदि भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक हो तो उसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। कितनी? 6.0 या उससे अधिक। जो भुज में जो भूकंप आया था वो 6.9 यानी कि 7 के समथिंग आया था, जिसके कारण वहां पर बहुत सी इमारतें गिरी। और जिस भूकंप की तीव्रता 7.0 या उससे भी अधिक होती है उसे तो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। भूकंप से बचाव की तैयारी। अगर भूकंप आ जाए तो हम कैसे बचाव कर सकते हैं? भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले? लोग भागने लगते हैं, इधर-उधर भागते हैं जान बचाकर, तो वो कहाँ जाएं? सुरक्षित स्थान कौन सा है? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, आप रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में खड़े हो सकते हैं। दूर रहें। किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए? आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली चीजें जो हैं उनसे दूर रहें। टूट सकने वाली खिड़कियां, क्योंकि खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, दर्पण है और तस्वीर फ्रेम है, इनसे आप दूर रहें। और पहले से ही तैयार रहें। अपने दोस्तों को और अपने परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं कि भूकंप के आने पर उन्हें घबराना नहीं है, किस किस तरीके से
वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं और इस आपदा का विश्वास पूर्वक सामना कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम किसी आपदा का विश्वास पूर्वक सामना करेंगे तो हम उससे निकल भी सकते हैं। आज हम बात करेंगे मुख्य स्थल आकृतियों की। ठीक है, देखिए अब मुख्य स्थल आकृतियां। स्थल आकृति समझते हैं ना, पृथ्वी पर आकृतियों का बन जाना, स्थल आकृतियां। देखिए, अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय और अपर्दन के कारण, अपर्दन मैंने भी आपको पहले भी बताया था। अपर्दन क्या है कि वायु जल आदि के कारण जब अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपर्दन हो गया। अपर्दित पदार्थ है वो अपने साथ बहा कर ले जा रही है और जहां जाकर उनको वो जमा कर देती है, वो निक्षेपण कहलाता है। लेकिन अपक्षय क्या होता है? अपक्षय क्या है? शैलों के टूटने की क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। देखिए, अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को ही अपर्दन कहते हैं। मतलब भूदृश्य पर जैसे पृथ्वी दिख रही है हमें, यदि उस पर जल, पवन या हिम यानी बर्फ के द्वारा यदि कोई क्षय हो, नुकसान हो, वो जगह घिस जाए या वहां से मिट्टी, कंकड़, पत्थर बह जाए तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। वायु जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक दूसरे स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी पर लगातार विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रकार की स्थल आकृतियां बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्थल आकृतियां नदी के कारण बनती हैं, नदी के कार्य। नदी के कार्य, ठीक है। देखिए आप, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जैसी भूमि दिख रही है वहां पर अपर्दन होना शुरू हो जाता है। नदी जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से किसी अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। नदी है, बहती आ रही है, यहाँ पर ढलान आ गई और वो ऊंचाई से किसी कठोर जगह पर गिरी तो वो जलप्रपात बनाती है। ऐसा ही एक चित्र आपकी बुक में भी दिखाया गया है। देखिए आप, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र दिख रहा है बेटा आपको? हाँ, यही चित्र देखिए। इसमें क्या है, नदी एक ऊंची वाली जगह से गिर रही है जिसके कारण यहाँ पर जलप्रपात बनता है। आगे देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्गों पर बहना शुरू करती है। नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को हम विसर्ग कहते हैं। देखिए बेटा, नदी ने बहना स्टार्ट किया, हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और जब नदी आपकी मोड़दार मार्गों पर बहना शुरू करती है तो वो कैसी दिखती है वो देखिएगा। नदी है आपकी, ये नदी ने मोड़दार ऐसे ऐसे नदी है आपको, जिधर जिधर ढलान होती है बहनी स्टार्ट कर देती है। कहाँ पर? मैदानों में। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो नदी जब मोड़दार मार्गों पर बहना शुरू कर देती है तो इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विसर्ग। ये विसर्ग है, ठीक है। इसके बाद विसर्ग के किनारों पर लगातार अपर्दन शुरू होता है और विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर बार बार अपर्दन होता है, यहाँ पर मिट्टी यहाँ से कट जाती है, यहाँ पर कुछ पदार्थ निक्षेपित भी हो जाते हैं, जिसके कारण इसका एक पार्ट यानी कि नदी जो है अब वो यूं हो गई। तो ये जो पार्ट है ये अलग हो गया वाटर का, तो ये अलग से एक झील बन गई, इसको हम चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। नदी जो है ये नदी के तट है, नदी के तट से बाहर आ जाएगी तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। और बाढ़ आएगी तो क्या है? बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे ही समतल, उपजाऊ, बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। देखिए, नदी के मोड़दार मार्ग हुए, ये बने विसर्ग।
विसर्प जब अपरदन के कारण इस नदी से कटकर एक अलग झील बनाई तो ये हो गई आपकी चाप झील। ठीक है, अब क्या हुआ, जब नदी अपने यहाँ पर तटों से बाहर बहने लगी तो मैदानों में जब पानी वापस गया, बाढ़ आ गई, जब बाढ़ का पानी नदी में वापस गया तो जो पानी अपने साथ महीन मिट्टी लेकर आया था उसने यहीं पर उसे जमा कर दिया, जिसके कारण यहाँ क्या बन गया, बाढ़ का मैदान। ये बाढ़ का मैदान हो गया। और जो बेटे बाढ़ का मैदान होता है वो क्या होता है, बाढ़ जो नदी के पानी जिस मिट्टी को लेकर आते हैं वो बहुत ही बारीक और महीन मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, आगे देखिए, नदी के उत्थित तटों को हम तटबंध कहते हैं और नदी के जो तट है यहाँ पर उत्थित तट जो होते हैं नदी के, इन्हें तटबंध कहा जाता है। समझ गए आप मेरी बात को? नदी ने किस किस प्रकार की आकृतियां बनाई? नदी जब मोड़दार मार्गों पर बही तो वो थे विसर्प। जब अपरदन के कारण नदी का एक भाग कटकर अलग हो गया उसे हमने कहा चाप झील। ठीक है, नदी जब अपने तटों से बाहर बही तो बाढ़ आ गई आसपास के क्षेत्रों में, जिसके कारण बाढ़कृत मैदान का निर्माण हुआ और नदी के जो ऊंचे उठे हुए तट होते हैं उन्हें हम तटबंध भी कहते हैं। देखिए, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अभी नदी बहती जा रही है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, नदी जो है ये आई, लेकिन नदी सीधी नहीं समुद्र में गिर रही, उसकी कई धाराएं निकलनी शुरू हो गई। ठीक है, बहुत सारी धाराएं बन गई नदी की। आपने देखा होगा कि जब हम पानी को एक बाल्टी पानी को हम फर्श पे बिखेरते हैं तो क्या होता है, पानी तेज गति से बहता है, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव कम हो जाता है तो आप देखते हैं पानी में से अलग अलग धाराएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर आते आते पानी का बहाव कम होता है और नदी अलग अलग मोड़ों पर बहने लगती है। इन्हीं मोड़ों को हम क्या कहते हैं, वितिरिका। क्या कहा जाता है बेटे इसे, वितिरिका। ये आपकी मुख्य नदी है और ये हो गई आपकी वितिरिका। और जिस जगह से नदी जो है समुद्र में मिलना शुरू करती है, ये जो जगह मोहाना, ठीक है, इसे मोहाना कहा जाता है। तो नदियां अपने साथ यहाँ पर आते आते नदी का बहाव इतना कम हो जाता है कि वो अपने साथ लाए गए सारे मटेरियल को यही जमा कर देती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये चित्र भी दिखा रखा है आपको, देख रहे हैं आप, ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र है, देखिए, है ना। अब इसमें क्या है, मुख्य नदी बह रही है, जहाँ मुख्य नदी का बहाव कम हो जाता है और अलग अलग मोड़ों पर बहने लगती है, जिन्हें हम वितिरिका कहते हैं। ये नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए सारे मलबों को यहाँ पर अपरदित करना शुरू कर देती है। मलबे को अपरदित नहीं, सॉरी, निक्षेपण करना, उन्हें जमा करने शुरू कर देती है और प्रत्येक वितिरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। ये भी वितिरिका हो गई, ये भी वितिरिका हो गई, ये भी वितिरिका हो गई, यहाँ पर अगर एक और धारा है तो वो भी वितिरिका हो गई। तो ये जिस जगह से नदी समुद्र में गिरना शुरू होगी वो उसका मुहाना कहलाएगा और सभी मुहानों पर अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, अपने साथ लाए गए सारे मटेरियल को इकट्ठा कर देती है और इन्हीं मटेरियल से क्या होता है, आपके डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके।